A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. जैसा कि इस चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द केमिकल बॉन्डिंग। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि इस चैप्टर को हम क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं। हम क्लास 9 में थोड़ा सा बेसिक समझ चुके हैं कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी एटम्स होते हैं, वो अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहते हैं। तो बहुत सारे जो इस तरीके के एलिमेंट्स होते हैं जो कि अपने उस पर्टिकुलर प्योर फॉर्म में स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं होता, तो वो हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिलते। तो वो हमें कैसे मिलते हैं? वो हमें किसी और केमिकल के साथ कंबाइन होकर मिलते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, चलो ठीक है प्योर फॉर्म में मिल रहा है, लेकिन इस तरीके से कुछ कुछ होता है, मतलब प्योर इन द सेंस एलिमेंट फॉर्म में वो भी नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन भी कंबाइन हो जाता है दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ। सिंगल मॉलिक्यूल आपको नहीं मिलता है। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सिंगल जो है एटम आपको नहीं मिलता है। एटम जो है मॉलिक्यूल फॉर्मेशन कर लेते हैं। किस तरीके से अलग अलग एटम जो है मिलकर एक केमिकल स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। तो इसके बारे में हमने क्लास 9 में भी बेसिक्स बहुत पढ़ा था। क्लास 9 में हम लोगों ने बात किया था एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे कि एटम का जो स्ट्रक्चर होता है, अगर हम ये एटम है और एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर उतना ही होता है जितना प्रोटॉन्स का नंबर होता है। एटॉमिक नंबर जो होता है वो आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में बताता है, ये हम जानते हैं। तो अब बात ये होती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है दैट दे हैव टू, एटम्स जो होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है दे हैव टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ऑक्टेट की हमने बात की थी। तो ऑक्टेट क्या होता है? 8 नंबर से डिनोट करते हैं। तो उसको अपने बाहर वाले शेल में, एक्सेप्शन इज हाइड्रोजन एंड हीलियम, बाहर वाले शेल में उसको क्या करना होता है? अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करना होता है। तो जितने भी एटम्स एग्जिस्ट करेंगे एक्सेप्ट नोबल गैस, नोबल गैस के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि नोबल गैसेस जो है उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसलिए वो रिएक्टिव नहीं होती है, वो नॉन रिएक्टिव गैसेस होती है। बट रेस्ट ऑफ द एलिमेंट जिसका ऑक्टेट जितना ज्यादा खाली है, हमने इस बारे में बात किया था क्लास 9 में भी। मान लीजिए अगर आप एक एटम है जिसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो क्या करेगा? अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी? उसकी टेंडेंसी होगी कि उसको एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए और वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। ऑन द अदर हैंड अगर कोई इस तरीके का एटम होता है जिसके बाहर वाले शेल में मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो क्या करेगा? वो ये करेगा कि भाई आप इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी लूज कर लो। मैंने आपको क्लास 9 में बहुत अच्छे से समझाया था, क्योंकि उसको वो शेल को मेंटेन करने में उस पर्टिकुलर एटम का एनर्जी जाता है। तो वो क्या कोशिश करता है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट रहे, मतलब जो भी शेल, जो भी उसका ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाए। अगर एक्स्ट्रा 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो उसको कोई ले ले, ताकि उसकी एनर्जी उसको मेंटेन करने में वेस्ट ना हो। तो दिस इज अ बेसिक कंसेप्ट, ये आपको क्लास 9 से मालूम है। अब इसी कंसेप्ट को ध्यान में रख के आपको आगे समझना पड़ेगा कि एटम्स जो है वो किस तरीके से केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। तो सबसे पहले केमिकल बॉन्ड क्या होता है हम ये समझ लेते हैं। जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है विच होल्ड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, एटम, आयंस एक्सेट्रा टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। ये इसकी डेफिनेशन है, ये आप इधर से देख सकते हैं। क्या होगा? जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं जो अलग अलग एटम्स को साथ में जोड़ के रखती हैं इन मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन, आयंस की फॉर्म में, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। तो एवरी सिस्टम, जितना भी सिस्टम है यूनिवर्स में, उसका क्या होता है? टेंड्स टू बी मोर स्टेबल। यही मैं आपको बात बता रही हूँ। हर एक स्ट्रक्चर जो होगा यूनिवर्स का, एटम्स भी वो अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं, उनको मोर स्टेबल स्ट्रक्चर में आना है। सो ये जो है यूनिवर्सल लॉ है। तो एवरी सिस्टम इन द यूनिवर्स टेंड्स टू बी मोर स्टेबल एंड बॉन्डिंग इज अ नेचर्स वे ऑफ लोअरिंग द एनर्जी ऑफ द सिस्टम टू अटेन स्टेबिलिटी। जब भी किसी भी सिस्टम के अंदर, किसी भी एटम के अंदर या किसी भी पार्टिकल के अंदर रैंडम एनर्जी होती है, तो उस पर्टिकुलर सिस्टम की टेंडेंसी होती है कि वो लोअर एनर्जी वाली स्टेट को अटेन कर ले, मतलब स्टेबल स्टेट को अटेन कर ले। ये नेचर का लॉ है। इसी लॉ के ऊपर अब पूरी केमिस्ट्री चलती है। जितने भी एटम्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट क्यों करते हैं? वो इसीलिए रिएक्ट करते हैं ताकि वो एक अपना स्टेबल स्ट्रक्चर बना पाए। दिस इज द थिंग। अब हम आगे बात करते हैं। अब आप ये देख सकते हैं, इस वाले डायग्राम्स में आप देख सकते हैं, ये देखिए अलग अलग एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ, ये जो डॉटेड लाइंस हैं या जो आपको लाइंस दिखाई दे रही हैं, दीज आर बॉन्ड्स। यहाँ पे देखो 2 लाइंस दिख रही हैं आपको, तो इसका मतलब क्या है? ये इसके साथ तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है। यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। तो इस तरीके से एटम्स क्या करते हैं? एटम्स दूसरे एटम्स के साथ वो बनाते हैं बॉन्ड।
अब हम बात करते हैं ऑक्टेट रूल, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। ऑक्टेट रूल क्या होता है? ऑक्टेट रूल बाय गिवन किसने दिया था? ऑक्टेट रूल दिया था कॉसल एंड लुइस ने 1916 में बताया इन्होंने ऑक्टेट रूल के बारे में, कॉसल एंड लुइस में। कॉसल एंड लुइस, देखो जब भी मैं आपको जो भी चीज़ें स्लाइड में मेंशन कर रही हूँ तो कम से कम एक बार आप उसका नाम जरूर पढ़ लें। जब भी आप रिवाइज भी करें तो उस टाइम पे भी उसका नाम जरूर से पढ़ लें। इतना ही आपने कर लिया तो आप जो है एग्जाम टाइम में, एग्जामिनेशन हॉल में कम से कम एलिमिनेट जरूर कर पाओगे। ऑप्शंस में एलिमिनेशन अगर आपने कर दिया, हर एक क्वेश्चन आपको सीधा आना जरूरी नहीं है, आपको ये आना जरूरी नहीं है कि ऑक्टेट रूल जो है किसने दिया था, लेकिन आपको सीधा अगर नहीं भी पता है तो एलिमिनेशन मेथड से आप जो बाकी के नाम होंगे उसमें आप ये बता सकते हो कि नहीं भाई इसका कंट्रीब्यूशन कुछ और है, इसका कंट्रीब्यूशन कुछ और है। अगर आपको वो भी पता है तो एलिमिनेशन मेथड से भी आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने जगह जगह पर कुछ कुछ नाम जो थे, ऑल्दो उससे सीधे सवाल नहीं आते हैं, बट इट इज़ देयर, आपके माइंड में वो नाम जरूर जाना चाहिए। ओके, तो ऑक्टेट रूल क्या कहता था? ऑक्टेट रूल कहता था कि एटम्स कैन कंबाइन ईदर बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर। या तो ट्रांसफर कर देते हैं फर्स्ट थिंग, या फिर शेयरिंग करते हैं। दो चीजें करते हैं, ये मैंने आपको क्लास 9 में भी बहुत अच्छे से बताया था कि या तो शेयरिंग कर लेंगे या तो ट्रांसफर कर देंगे। या तो एक एटम है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो या तो वो बोलेगा ले लो आप मेरा, या फिर वो दूसरे एटम के साथ जिसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन की जगह है तो वो दोनों अपना शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है? अल्टीमेटली उनका मेन एम होता है उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ये आप उसी तरीके से समझ सकते हो, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि दो घर हैं पास पास में, दो घर हैं, ये भी घर है और ये भी घर है। तो हो सकता है मान लीजिए ये छोटी सी स्पेस है, कुछ भी मान लो इसको, ये पार्क वाली स्पेस है, तो या तो ये हो सकता है कि ये वाला बंदा बोले कि भाई मैं इसको ले लूंगा, या तो ये वाला बंदा ए जो है ये मान जाए और ये पूरा का पूरा पार्क बी को दे दे, या जो है बी मान जाए ये पूरा का पूरा पार्क इसको लेने दे। लेकिन हो सकता है ये दोनों ही अड़ जाए और ये बोलें कि ठीक है भैया तुम भी यहाँ से अपना गेट बना लो, हम भी यहाँ से अपना गेट बना लेते हैं, एंड दिस पार्क वुड बी यूज्ड बाय बोथ ऑफ अस। अगर तो इसने दे दिया तब तो है वो आयनिक बॉन्ड। अगर इसने शेयर किया पार्क कि तू भी यूज कर ले और मैं भी यूज करूंगा उसी पार्क को, तो वो है कोवेलेंट बॉन्ड। तो इतनी आसानी से आप समझ सकते हैं आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या डिफरेंस है। अगर एटम उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया उसको तो वो आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। ओके, अगर आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा, आप समझ लीजिए मान लीजिए बी के पास चला गया पार्क, तो बी का उसके ऊपर पूरा राइट होगा, फुल राइट। लेकिन अगर वो शेयरिंग में है तो क्या होगा? दोनों यूज कर रहे हैं, उसके गेस्ट आएंगे तो भी बैठेंगे, उसके बच्चे आएंगे तो भी खेलेंगे, राइट। तो वो एक जो उसका राइट होगा उस पार्क के ऊपर उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा। सिमिलरली आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होते क्योंकि उसमें शेयरिंग हो रही है। आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में अगर आप कंपेयर करते हैं तो आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं क्योंकि उसके अंदर पूरा राइट होता है, वो इलेक्ट्रॉन को दे चुका है तो वो इलेक्ट्रॉन का राइट दूसरे एटम के पास चला जाता है, बट शेयरिंग में दोनों के पास रहता है, तो इसलिए वो स्ट्रांग बॉन्ड नहीं होता। तो ऑक्टेट आप समझ गए, जो सबसे आउटर जो शेल होती है, जो सबसे आउटर वाली जो शेल होगी उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे या तो वन एटम टू अदर बाय शेयरिंग या फिर ट्रांसफर कर देंगे, एंड in order to have an octet 8 electrons in their valence shell। वैलेंस शेल कौन सा होता है? सबसे आउटर मोस्ट वाला जो शेल होता है उसे हम वैलेंस शेल कह लेते हैं। तो इसको हम ऑक्टेट रूल कहते हैं। ऑक्टेट रूल में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, उसको पहले भी पढ़ा था हमने, अभी भी रिवाइज कर लिया। मतलब किसी भी एटम को अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होता है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स उसमें होने चाहिए, तो दैट वुड बी ऑक्टेट। तो आप इस वाले फोटोग्राफ में देख सकते हैं कार्बन है और 4 क्लोरीन के एटम्स हैं। तो 4 क्लोरीन के एटम के साथ देखो कार्बन जो होता है उसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 होते हैं। 6 है ना कार्बन का एटॉमिक नंबर, तो 2 और 4 तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने इसके साथ शेयर कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर कर लिए। क्लोरीन के केस में चारों के साथ वो बना लेगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी अटैच होगा कार्बन का, राइट। तो इस तरीके से वो शेयरिंग हो जाती है। ईच ऑफ द 4 क्लोरीन एटम्स अलॉन्ग विद कार्बन एटम अटेन्स ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। अब हम बात कर लेते हैं केमिकल बॉन्ड कितने तरीके के होते हैं। अभी तक आपने सुन भी लिया होगा डिस्कशन में, स्ट्रॉन्ग वाले होते हैं और वीक वाले होते हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग वाले होते हैं उसमें आते हैं 4 तरीके के बॉन्डिंग, 4 तरीके की बॉन्डिंग आती है स्ट्रॉन्ग वाली। तो स्ट्रॉन्ग वाला और वीक वाला। तो स्ट्रॉन्ग वाले में क्या आता है? आयनिक बॉन्ड आता है, कोवेलेंट बॉन्ड आता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आता है, मेटालिक बॉन्ड आता है।
तो आयनिक जो होता है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, फिर कोवलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटालिक, इस तरीके के बॉन्ड्स आते हैं। फिर बात होती है वीक बॉन्ड्स की। तो वीक बॉन्ड्स क्या होते हैं? वीक बॉन्ड्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो सकते हैं और वंडरवॉल इंटरेक्शंस हो सकती है। अब हम देख लेते हैं एक एक करके ये सब क्या होते हैं। तो अगर हम आयनिक या आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है, कोवलेंट नहीं कहा जाता। कोवलेंट जो होता है शेयरिंग से बनता है। आयनिक बॉन्ड को क्या कह रहे हैं हम? आयनिक बॉन्ड को हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड इज व्हाट? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है। तो आयनिक बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग दैट इन्वॉल्व्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। जिसके अंदर किस तरीके की अट्रैक्शन होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है दो ऑपोजिट चार्ज आयंस के बीच में। आयंस बन जाते हैं। आयंस कैसे बनते हैं? आयंस बनते हैं, मान लीजिए कोई भी एक एटम है X, है ना, उसने अपना बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है अगर उसने लूज किया, मतलब कि अगर वो दान दे रहा है, तो वो बनाएगा कटायन, मतलब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर। पॉजिटिव का मतलब क्या है? आपके पास सरप्लस था, पॉजिटिव थे आप, सरप्लस थे, तो इसलिए आप दे पा रहे हो। अगर आपके पास कमी है तो आप नहीं दे सकते ना, कमी है तो आप रिसीव करोगे। तो कटायन का मतलब होता है पॉजिटिवली चार्ज आयन, इसका मतलब होता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स देता है। ऑपोजिट क्या हो गया इसका? अनायन। अनायन क्या होता है? अनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज का मतलब आपके पास डेफिशिएंसी थी, तो इसलिए आपने क्या किया? किसी और का इलेक्ट्रॉन रिसीव किया है। तो जब आप रिसीव करते हो किसी और का इलेक्ट्रॉन, तो आप नेगेटिवली चार्ज आयन बन जाते हो। एटम्स की बात हो रही है, तो नेगेटिवली चार्ज एटम बन जाएगा, तो उसे कहेंगे अनायन। तो अनायन और कटायन किस तरीके से फॉर्म हो गया है आपको पता लगना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है और नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, उसका क्या क्या मतलब है ये आपके हेड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बेसिक्स हैं, हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं। अगर हम बेसिक्स क्लियर कर पाएंगे तो ही हम हायर कंसेप्ट को समझेंगे। अगर हमारा बेसिक कंसेप्ट ही मिसिंग है तो हम हायर कंसेप्ट को नहीं समझ पाएंगे, फिर हमें रट्टे ही मारने पड़ेंगे। ओके, तो आयनिक बॉन्ड क्या है? एक तरीके का केमिकल बॉन्ड है जिसमें किस तरीके की फोर्सेस लगी होती हैं? उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयंस, कटायंस एंड अनायंस। और क्या होगा? टू एटम्स विद शार्पली डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हमने पढ़ा था। शार्पली डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब एक जो है वो देना चाहता है, दूसरा जो है लेना चाहता है। ओके, एक अनायन होगा और एक कटायन होगा, तभी बनेगा आयनिक बॉन्ड। मोस्ट आयनिक कंपाउंड्स हैव कटायंस डिराइव्ड फ्रॉम मेटालिक एलिमेंट्स। देखो जो मेटल्स होते हैं, हमने मेटल्स के बारे में अभी पीरियोडिक टेबल में देखा था। तो मेटल्स कौन से थे? जो लेफ्ट हैंड साइड पर थे। कौन सा ग्रुप था वो? कौन सा ब्लॉक था? S P D F, 4 ब्लॉक्स पढ़े थे उनमें। तो S ब्लॉक था विच इज अ मेटालिक ब्लॉक। तो जो मेटालिक ब्लॉक था, और जितने भी मेटल्स होते हैं जिनकी टेंडेंसी मेटल होने की होती है, उसके अंदर क्या होता है? दे टेंड टू हैव फॉर्मेशन ऑफ कटायंस। मतलब क्या है कटायंस का? उनका जो आउटर वाला शेल होता है उसके अंदर एक एक्स्ट्रा या दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक या दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। देखो 4 हो जाएंगे तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे ना, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। 4 वाले केस में तो या तो आप ले भी सकते हो, दे भी सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। तो जब 4 होते हैं ना, देखो यही प्रॉपर्टी होती है कार्बन के केस में, हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था। कार्बन क्यों बनाता है? इतने सारे तरीके की बॉन्डिंग कैसे बना पाता है? क्योंकि उसके आउटर शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो एक बीच में फॉल कर रहा है, मतलब वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज भी कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन भी कर सकता है, राइट। तो अब क्या बात हो रही है? मेटल्स जो होते हैं वो सारे के सारे कटायंस फॉर्म करते हैं, और जो अनायंस फॉर्म करते हैं वो नॉन मेटल्स। तो मेटल्स प्लस नॉन मेटल के बीच में रिएक्शन होती है। तो आप इसमें देखिए आयनिक बॉन्ड कैसे बन रहा है। इस डायग्राम में आप देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ए जो कि मेटल है, जिसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, उसने दे दिया बी को, बी ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, ये नॉन मेटल है और आयनिक मॉलिक्यूल बन गया। ए और बी ने एक बॉन्ड बना लिया विच इज आयनिक बॉन्ड, उसने दे दिया। उसके पास एक्स्ट्रा था, मेटल के पास एक एक्स्ट्रा था। मेटल बोलता है कि भाई मेरा पूरा ऑक्टेट कंप्लीट है पहले वाला, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, आप उसको ले लो। तो क्या बनता है? उससे आयनिक बॉन्ड बनता है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिखाया गया है सोडियम और क्लोरीन का। सोडियम देखिए, सोडियम का नंबर देखिए 8 + 2 + 1 11 नंबर है। क्लोरीन का नंबर देखिए 8 + 2 + 7 17 है, ये 17 नंबर है। तो मतलब इसके जो ऑक्टेट है इसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो सोडियम क्या बनाता है? Na पॉजिटिव आयन बनाता है, मतलब कि कटायन बनाता है। क्लोरीन क्या बनाता है? क्लोरीन नेगेटिव आयन बनाता है, मतलब कि अनायन बनाता है। तो ये कटायन होता है, ये अनायन होता है। तो कटायन जो होता है उसके पास एक्स्ट्रा होता है, अनायन जो होता है उसके पास एक डेफिशिएंसी होती है।
तो इस तरीके से बनता है आयनिक बॉन्ड, और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? तो कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो सबसे पहले जो किसने दिया था, लैंगम्यूर ने आपका टर्म को बताया था। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा, इसमें दो एटम्स जो होंगे वो शेयर करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। मतलब जिस तरीके से आप देखिए ये मीथेन का स्ट्रक्चर है CH4, एक कार्बन एटम के साथ 4 हाइड्रोजन के एटम्स अटैच है। अब हाइड्रोजन का क्या है, एटॉमिक नंबर 1 है, तो एटॉमिक नंबर 1 का मतलब क्या है, हाइड्रोजन के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और कार्बन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, 6 है उसका नंबर, 2 और 4। तो कार्बन क्या करेगा, 4 हाइड्रोजन एटम कहता है मैं दे भी नहीं सकता आपको, और मैं आपके साथ एक कोवलेंट बॉन्ड बना लूंगा। तो 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाएगा कौन, कार्बन हाइड्रोजन एटम के साथ। तो CH4 में क्या हो रहा है, CH4 में आयनिक बॉन्ड नहीं बन रहा है, उसमें बन रहा है कोवलेंट बॉन्ड। तो इसमें क्या होता है, जब दो एटम्स शेयर करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, ओके, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर को शेयर कर रहे हैं 2 एटम्स, तो उसको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। व्हेन 2 एटम्स शेयर 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर 2 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए तो उसमें डबल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। और अगर 3 भी करते हैं कभी कभी, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, ट्रिपल बॉन्ड। देखिए सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड किस केस में बन रहा है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस आपको कैसे मिलती है, H नहीं मिलती, वो H2 के फॉर्म में हाइड्रोजन गैस। ऑक्सीजन जो होती है वो आपको O2 के फॉर्म में मिलती है, O नहीं मिलता। ऑक्सीजन का कितना नंबर है, 8 है एटॉमिक नंबर, तो मतलब 2 और 6, बाहर वाले जो शेल होगी उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का जरूरत है। तो दूसरा जो ऑक्सीजन एटम है वो भी 2, उसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, दोनों कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। नाइट्रोजन का नंबर कितना है, 7, तो उसके पास क्या है, 2 और 5, तो 5 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड तक बनते हैं, 4 कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनते हैं। अगर 4 बन रहे हैं तो वो किसी और उसके साथ बनेंगे, उसी सिंगल जो 2 एटम्स हैं वो नहीं बनाएंगे, और ज्यादा एटम्स इन्वॉल्व होंगे। जैसे यहाँ पर 4 कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, बट ये ट्रिपल बॉन्ड या क्वाड्रेटर बॉन्ड नहीं है, उससे ज्यादा अलग है, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है 4, राइट। तो कोवलेंट बॉन्ड कैसे बन रहा है, यहाँ पे आप देखिए एटम 1 है, एटम 1 कुछ भी हो सकता है जिसके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, और इसके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, तो दोनों के पास 7 है। अब बोलते हैं दोनों की भाई मैं तेरे को भी नहीं दे सकता, तू मुझे भी नहीं दे सकता, मुझे भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तुझे भी करना है, तो क्या करेंगे, वो शेयर कर लेंगे। बोलेंगे ठीक है भाई हम शेयर कर लेते हैं, हम ऐसा बॉन्ड बना लेते हैं जिसमें कि तू भी मेरा इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, मतलब कि एक कॉमन पार्क है, तू भी उसको यूज कर रहा है, मैं भी उसको यूज कर रहा हूँ, उसने परमानेंटली उसको नहीं दिया, तो दिस इज कोवलेंट बॉन्ड। ये भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, बट इट इज नॉट दैट स्ट्रॉन्गर जितना कि कौन सा बॉन्ड है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो अब हम बात करते हैं मेटालिक बॉन्ड्स के बारे में। तो मेटालिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, तो मेटालिक बॉन्ड्स उस तरीके के केमिकल बॉन्ड होते हैं जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होता है किसके बीच में, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ delocalized electrons and positively charged metal ions। तो इसके बीच में क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन होगा मेटालिक बॉन्ड के बीच में, और एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके बीच में, दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। इट मे बी डिस्क्राइब्ड एज अ शेयरिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अमंग द स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन। जो पॉजिटिवली चार्ज आयन्स होते हैं उनके बीच में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच में वो मेटालिक बॉन्ड बनता है। मेटालिक बॉन्ड जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम पड़ा हुआ है, सोडियम आयन है ना, तो सोडियम की वैलेंसी पॉजिटिव होती है, तो सोडियम पड़ा हुआ है, सोडियम यहाँ पे, तो उस तरीके से वो आपस में ही सोडियम के बीच में जो बॉन्ड होगा वो मेटालिक बॉन्ड होगा। उसी तरीके से मैग्नीशियम के बीच में जो बॉन्ड होगा वो मेटालिक बॉन्ड होगा। फिर बात करते हैं, ये देखिए आयनिक बॉन्ड दिखाया गया, कोवलेंट बॉन्ड दिखाया गया, मेटालिक बॉन्ड दिखाया गया। तो आयनिक बॉन्ड में क्या हुआ था, एक उन्होंने दे दिया था, इसके पास खत्म, इसके पास आ गया। कोवलेंट बॉन्ड में क्या हुआ था, शेयर कर रहे हैं भैया, दोनों तेरे पास भी रहेगा मेरे पास भी रहेगा। और मेटालिक बॉन्ड जो होता है मेटल्स के आयंस के बीच में फॉर्मेशन हो रही है, तो मेटालिक बॉन्ड इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। फिर हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की। तो हाइड्रोजन बॉन्ड, हम नाम ही दे दिया, हाइड्रोजन इन्वॉल्व है उसके अंदर। हाइड्रोजन क्यों है स्पेशल, क्योंकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता, उसके एक ही नंबर होता है ना उसके पास इलेक्ट्रॉन, तो वो अपना 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, कैन बी defined as attractive force which binds hydrogen atom of one molecule with the electronegative
एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन बॉन्ड उसके कार्बन के साथ भी बनाता है, नाइट्रोजन के साथ भी बनाता है, ऑक्सीजन के साथ भी बनाता है, फ्लोरीन के साथ भी बनाता है, बहुत सारे तरीकों से बना सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन को अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर में चला जाता है वो उसके साथ। तो ये क्या होता है, इट इज वीकर देन द कोवेलेंट बॉन्ड एंड एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन टू एटम्स विच होल्ड्स अ वन एटम बाय कोवेलेंट बॉन्ड एंड अदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। तो किस तरीके से बनता है ये, सबसे ज्यादा मजबूत बॉन्ड कौन सा था, आयनिक बॉन्ड, फिर कोवेलेंट बॉन्ड, फिर आते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की बात हो रही है। तो इसमें क्या होता है, इट इज मैक्सिमम इन सॉलिड स्टेट एंड मिनिमम इन गैसियस स्टेट। तो हो क्या रहा है, आप अब यहाँ पे देखिए, इस वाले स्ट्रक्चर को देखिए, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ भी बनाया हुआ है, इधर ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ, ये देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर होगा और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा दूसरे वाले एटम के साथ। ओके, तो ये हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन जहां पे एक एटम होगा वो दूसरे वाले एटम के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। देखो ये वाला बॉन्ड कैसा है, ये शेयरिंग चल रही है। अब इसमें देख लीजिए, ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ अटैच है, तो वहां पे क्या हो रहा है, शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। अब हाइड्रोजन जो है ये वाला, ये एक H2O पड़ा हुआ है, ये भी एक H2O का मॉलिक्यूल है, ये भी एक H2O का मॉलिक्यूल है। तो अभी तीन पड़े हुए हैं, तो ये आपस में जो एक दूसरे का चिपके हुए ना, वो वाला हाइड्रोजन बॉन्ड है, राइट। हाइड्रोजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ में जो बना रहा है, इसमें भी वो आयनिक बॉन्ड नहीं है, उसको दे नहीं रहा इलेक्ट्रॉन, सिर्फ शेयर हो रहा है, सिर्फ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो रहा है। फिर हम बात करते हैं थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग की। इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ इसके नाम पे हम एंड कर रहे हैं। VSEPR थ्योरी होती है, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी होती है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती है। तो इस थ्योरीज को हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे, जहां जहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, वहां पे हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ये जो चार तरीके से बॉन्ड्स फॉर्मेशन होती है इन केस ऑफ एटम्स, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनते हैं, वीक बॉन्ड बनते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में चार तरीके के बॉन्ड्स हैं, हमने उसको डिस्कस कर लिया। वो क्यों बनते हैं, उनका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो दिस वाज द चैप्टर 4 ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हमने जो है बात किया कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में, और आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। इससे जो डिटेल कंसेप्ट थे हमने क्लास 9 में पढ़ लिए थे, इससे ज्यादा कंसेप्ट जो है, इससे ज्यादा एडवांस कंसेप्ट पढ़ने की आई फील दैट आपको जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे भी तो उसके लिए फिर आपको काफी ज्यादा केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, तब जाके आप उनको समझ पाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर्स में हम यही करने जा रहे हैं, जो जो चीजें मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, आई एम गोइंग टू टेल यू। सो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा और आप इससे जुड़े हुए सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।